हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। प्रश्नावली 8A 8B 8C 8D के सभी सूत्र व सभी सवाल हम बता चुके हैं। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। आज बेटा इसी कड़ी में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आज बेटा इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे शब्दों में इसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो इसको हम क्यों पढ़ते हैं, यह सिलेबस में क्यों रखा गया है, तो आप समझ लीजिए। जैसे इंजीनियरिंग हुआ, वास्तुकला हुआ, खगोल विज्ञान हुआ, सर्वेक्षण हुआ, भूगर्भ विज्ञान हुआ, इनके अध्ययन में हमें ऊंचाई दूरी से काफी मदद मिलती है। जैसे वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है यह ज्ञात करना हो, कोई सी पुल की ऊंचाई ज्ञात करना हो और उसके बीच की दूरी ज्ञात करना हो, इन सब के अध्ययन में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। ऊंचाई दूरी हम ज्ञात करते हैं। ऊंचाई दूरी में बेटा सबसे पहले लोग बच्चे जो है ऊंचाई दूरी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का नाम सुनकर थोड़ा सा खौफ में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि बहुत कठिन है, इसको हम कैसे हल करें। लेकिन याद रखना बेटा, अगर हम किसी चीज के प्रति अगर दृढ़ संकल्प हों, किसी चीज के प्रति हमारी दृढ़ इच्छा हो, हमारी जिद हो कि इस चीज को हम हासिल करके छोड़ेंगे, कोई भी चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है। सारी चीजें इस दुनिया में संभव है, क्योंकि कहा भी है, क्योंकि कहा भी गया है कि वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। इसलिए बेटा बिल्कुल आप हार न माने और पूरी लगन से मेहनत से पढ़ें और तैयारी करें। आज हम ऊंचाई दूरी क्या होती है और इसके कुछ प्रमुख बेस क्या होते हैं कि जिसकी जानकारी हमें जरूरी है। जैसे उन्नयन कोण क्या होता है, अनुमान कोण क्या होता है, और ये सब समझेंगे। और कौन सा सूत्र कब और कहाँ लगता है, इन सब के विषय में बेटा हम अध्ययन करेंगे और कुछ सवाल भी आपको बताएंगे। तो पहले ऊंचाई और दूरी, हाइट्स एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हमें देखेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है पहले देखिए। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण क्या होता है बेटा? बेटा सबसे पहले समझिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखे बेटा, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसे देखिए, जब हमारी दृष्टि क्या हो, जब हमारी दृष्टि ऊंची हो बेटा, जब हमारी दृष्टि क्या हो
ऊंची हो, उन्नयन कोण। हमारी दृष्टि नीची हो तो अवनमन कोण। जैसे अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को ऊंचा करके देखते हैं, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और जब जैसे हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो सिर को हम नीचा करते हैं, तो जब हम सिर को नीचा करके हमारी दृष्टि नीचे की तरफ होती है, उस समय अवनमन कोण बनता है। और भी एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति छत पे खड़ा हो और कोई व्यक्ति जमीन पे हो, तो जमीन पर खड़ा व्यक्ति जब छत पर बैठे व्यक्ति को देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, और छत पर बैठा व्यक्ति जब जमीन पर खड़े व्यक्ति को देखता है तो अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, इसको पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देख लो बेटा, ये मान लीजिए ये छत है, मान लीजिए छत है, और यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए बी, मान लीजिए छत है और यहां पे व्यक्ति खड़ा है। जब यह व्यक्ति इस छत पर बैठे व्यक्ति को देखता है तो जो कोण बनता है बेटा, जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो एक व्यक्ति जो कि नीचे खड़ा है जब छत पर बैठे व्यक्ति को देखता है तो जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। यानी यह व्यक्ति इस व्यक्ति को देखने के लिए अपने दृष्टि को, अपनी आंखों को ऊंचा करता है बेटा, इसीलिए इसको कहा गया उन्नयन कोण। इसको कहेंगे उन्नयन। उन्नयन। अब हम चर्चा करेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन अवनमन कोण जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। डबल एस आई एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन हमने क्या कहा कि जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो उसकी आंखों से बना कोण क्या होता है? अवनमन कोण कहलाता है। जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है और
देखता है तो जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण कहते हैं। इसको भी बेटा उदाहरण ले ले। मान लीजिए एक छत है और यहां पे ये बिंदु पर व्यक्ति है। तो मान लीजिए छत पर जैसे कोई छात्र आया, मुझसे मिलने के लिए आया, और मैं छत पर बैठा हूं और छात्र नीचे है। तो जब छत पर जो मैं बैठा हूं, जब मैं इस छात्र को देखूंगा उसमें कौन कोण बनेगा बेटा? अवनमन कोण। अच्छा, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि छत पर बैठे व्यक्ति जब नीचे वाले व्यक्ति को देखता है तो कौन सा कोण बनता है बेटा? अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनता है। और ये आपकी एक काल्पनिक रेखा है। तो क्या है आप? काल्पनिक रेखा। ऐसे चीज ये आपकी काल्पनिक रेखा, इसको हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा। तो समझ गए कि छत पर बैठा व्यक्ति जब नीचे वाले व्यक्ति को देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और साधारण तरीके से आप बेटा ऐसे ही समझ लीजिए, जिससे मान लीजिए आप कभी बारात और रात में जब जाते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ जो बाराती होते हैं वो नीचे होते हैं और कुछ घराती छत के ऊपर होते हैं। जब बाराती वाले छत पर खड़े व्यक्तियों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। और छत पर लोग जो नीचे वाले बारातियों को देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन्नयन और अवनमन क्या होता है। तो और एक चीज यह भी याद रखिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। यह भी हमेशा याद रखिए बेटा, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण के। ये आपका अवनमन कोण है, याद रखना। तो उन्नयन कोण किसके बराबर होता है? अवनमन कोण की। याद रखना इस चीज को हमेशा, हमेशा उन्नयन कोण अवनमन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। सपोज करिए जैसे मान लीजिए ऐसे जेड आकार देख रहे हो ये वाला, यानी यह कोण ए बी सी और डी, यानी यह कोण इस कोण के बराबर। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और इसके जो इंपॉर्टेंट बेस हैं इसको हम बताते हैं। कुछ और इसके बेस हैं जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे ए बी सी, इसमें बेटा एक चीज देखें, जैसे मीनार हुआ, पोल हुआ, भवन हुआ, टावर हुआ। मीनार, पोल, खंभा, टावर और भवन। ये बेटा हमेशा खड़ी स्थिति में होती है। हमेशा कैसे होते हैं?
खड़े हुए स्थिति में होते हैं, इसलिए इसको हम ए बी माने। यानी ए बी जो आप देख रहे हैं, यह ए बी क्या है? मीनार है, खंभा है, पोल है, भवन है, टावर है। अगर ये हमेशा खड़ी हुई अवस्था में होते हैं, इसलिए ए बी क्या है आपका? इसको अगर जब भी मानेंगे हम, जो खड़ी हुई अवस्था में होता है वह है मीनार भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, खंभा भी हो सकता है, टावर भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है। और जैसे बेटा ए वाला भाग क्या माना, ए क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए सीढ़ी हुई, रस्सी हुई, पतंग की डोर हुई, सीढ़ी, रस्सी, पतंग की डोर, यह हमेशा ए वाला कौन भाग होता है? इसी होता है। और जैसे कह दिया कि भवन से किसी बिंदु के बीच की दूरी या किसी व्यक्ति के बीच की दूरी, या टावर के आधार से किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच की दूरी, या किसी खंभे के आधार से किसी बिंदु के बीच की दूरी, जहां दूरी वाली बात आती है वो हमेशा क्या होगी? दूरी हमेशा वो बीसी होगी। दूरी क्या होती है? बीसी। ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि अगर नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले को देखेगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले को देखेगा तो अनुमान कोण। ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब जो है थोड़ा इसमें कब कौन सूत्र का प्रयोग होगा, साइन थीटा का प्रयोग कब होगा? मैंने आपको एक फार्मूला जो बताया था, यस सी टी बराबर लाल बटे कक्का, यस सी टी बराबर लाल बटे कक्का, यस सी टी बराबर लाल बटे कक्का। ये तो हमने आपको बताया था कि लंब है, ये आधार है, और ये आपका कर्ण है। लंब को बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को हम क्या कहते हैं? बेस। और कर्ण को हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको खंभे की ऊंचाई मालूम हो और कोई खंभा कितनी दूरी पर है यह मालूम हो, तो कौन सूत्र लगेगा? हम कहा मान लीजिए ये आपका खंभा है, ए बी सी। अगर मान लीजिए आपको इसकी खंभे की लंबाई मालूम हो, मान लीजिए खंभे की लंबाई कितनी मालूम हो? 5 मीटर, और आधार कितना मालूम हो? 3 मीटर, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? या मान लीजिए 4 मीटर ऊंचा खंभा भी है और 4 मीटर की दूरी पर यह खंभा किसी बिंदु से मतलब सी बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर यह खंभा है, या खंभे के आधार से 4 मीटर की दूरी से किसी बिंदु ए को देखना है, और इसकी ऊंचाई खंभे की कितनी है? 4 मीटर। तो मान लीजिए लंब और आधार दिया है, इसमें कौन सूत्र लगेगा? tan का लगेगा। मुख्य देखिए 3 सूत्र, जैसे यस से क्या होता है? साइन थीटा, एल से लंब और के से कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टी थीटा बराबर टी माने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसको मैंने पहले बताया, यस से साइन, सी से कॉस, टी से tan, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। तो यस से क्या हुआ? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सी से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टी से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें क्या सूत्र लगेगा? tan थीटा का सूत्र लगेगा। किसका सूत्र लगेगा? tan थीटा का सूत्र लगेगा। tan थीटा का सूत्र इसमें लगेगा। अब मान लीजिए सपोज करिए कि आपका ए बी सी, मान लीजिए आपको कर्ण मालूम हो और लंब मालूम हो, कर्ण मालूम हो, लंब मालूम हो, आधार पूछा हो, तो कर्ण बटा लंब या लंब बटे कर्ण,
यानी साइन थीटा का इसमें सूत्र लगेगा। हाँ याद रखना, इसमें cot थीटा का भी सूत्र लग सकता है, लेकिन प्रथम वरीयता हम tan को देंगे, क्योंकि tan को उल्टा काट होता है, साइन को उल्टा कोसेक होता है और कास को उल्टा शेक होता है। तो प्रथम वरीयता हम किसको देते हैं? जो शुरू में आता है, क्योंकि मुख्य तीन ही आपके अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इसलिए साइन को पहले वरीयता देंगे। जैसे अब यहाँ पे लंब और कर्ण मालूम है, हम साइन थीटा, जबकि यहाँ कोसेक थीटा का भी सूत्र लग सकता था। कोसेक थीटा भी बराबर कर्ण बटे लंब होता है, क्योंकि यहाँ लंब और कर्ण में अनुपात है, इसलिए इसमें साइन थीटा का सूत्र भी लग सकता है, कोसेक थीटा का भी सूत्र लग सकता है। इसमें लंब और आधार में संबंध है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि tan थीटा, और मान लीजिए लंब मालूम है, आधार आपको ज्ञात करना है, आधार मालूम है, लंब ज्ञात करना है और कोण दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? चाहे tan थीटा का सूत्र लगाइए, चाहे cot थीटा का सूत्र लगाइए, दोनों आप लगा सकते हैं। यानी इसमें आप tan थीटा लगा सकते हैं, यानी इसमें आप tan थीटा या cot थीटा दोनों सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लंब बटे आधार लगाइए, चाहे आधार बटे लंब लगाइए। अब इसमें देखिए कर्ण और लंब में संबंध है, यानी चाहे कर्ण दिया हो लंब पूछा हो या लंब दिया हो कर्ण पूछा हो, लंब और कर्ण में से कोई भी एक ज्ञात करना है, तो चाहे उसमें साइन थीटा लगाइए, चाहे आप कोसेक थीटा लगाइए। लेकिन साइन थीटा को प्रथम वरीयता हम देते हैं, चूंकि पहले आता है, और कोसेक थीटा को हम बाद में इस वरीयता देते हैं, चूंकि दूसरे नंबर पर आता है, चूंकि साइन उल्टा कोसेक होता है। और एक संबंध और बनता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपको कर्ण और आधार मालूम हो, कर्ण और आधार में संबंध हो, कर्ण और आधार में संबंध हो, तो इसमें हम, तो चूंकि आप इसमें किसका सूत्र लगेगा बेटा? इसमें आपका काश थीटा भी लग सकता है और सेक थीटा भी लग सकता है, क्योंकि काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। दोनों में से आप किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात ना? फिर समझ लीजिए, यानी अगर लंब और आधार, इस चीज को याद रखिए, फिर से समझ लीजिए, लंब और आधार में अगर संबंध हो, लंब और आधार में संबंध निकालना हो, लंब आधार में संबंध की बात कही जाए, एक दिया हो दूसरा पूछा हो, उसमें हम tan थीटा का भी सूत्र लगा सकते हैं, cot थीटा का भी सूत्र लगा सकते हैं। अगर लंब और कर्ण में संबंध हो, इसमें से कोई एक दिया हो एक पूछा हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइन थीटा का या कोसेक थीटा दोनों में से कोई भी सूत्र आप लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। अगर आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण दोनों में से कोई भी एक पूछा हो, एक दिया हो, या दोनों में संबंध हो, अब आपको निकालना हो, तो चाहे आप cos थीटा लगाइए, चाहे आप sec थीटा लगाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको एक दो सवाल बताते हैं। चलिए प्रश्नावली 9A का पहला सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद एवं पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए, भूमि पर एक बिंदु है, अब भूमि पर ही एक मीनार भी खड़ी है। हमने आपको पहले बताया कि मीनार हुआ, खंभा हुआ, टावर हुआ, भवन हुआ, वो हमेशा इस अवस्था में होते हैं, खड़ी हुई अवस्था में होते हैं। तो मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद माने, जैसे पाद क्या होता है? शीर्ष का, जैसे खंभा है या मीनार, चाहे इसको खंभा मान लीजिए या मीनार मान लीजिए, ये पाद, इसको पाद बिंदु कहते हैं बेटा, और इसको शीर्ष बोलते हैं। इसको पाद कहते हैं और इसको शीर्ष कहते हैं, इस चीज को याद रखना। ये मान लीजिए एक मीनार है, ये भी मीनार है, ये मीनार का शीर्ष है, ये मीनार का पाद है। तो और यहां मान लीजिए एक बिंदु यहां है सी, एक बिंदु यहां है। देखा कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए बिंदु क्या है? सी। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु है, ये भूमि वाला बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु है, यानी भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद के बीच की दूरी कितनी है?
30 मीटर। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद के बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का शिखर है, ये आपका मीनार का कि मीनार के शिखर का, यानी क्या 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। यानी इसी भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। उन्नयन कोण चूंकि नीचे से शीर्ष को देखा जा रहा है, इसलिए उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो आप लिख देंगे तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा? h है। अब यहां देखो, यहां लंब और आधार में संबंध है बेटा। लंब बटे आधार किस में होता है? tan थीटा में, मैंने अभी भी बताया। तो लंब और आधार में संबंध हो तो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, लंब और कर्ण में संबंध हो तो sin थीटा का सूत्र लगाएंगे, आधार और कर्ण में संबंध हो तो cos थीटा का सूत्र लगाएंगे। बस इतने दिमाग में रखिए कि जिसमें जिसमें संबंध, लंब आधार में संबंध आता है, लंब कर्ण में संबंध आता है तो साइन लगा देंगे, लंब आधार में संबंध आता है तो tan लगा देंगे, आधार कर्ण में संबंध आता है तो cos लगा देंगे। तो यहाँ पे लंब और आधार में संबंध है, इसलिए हम इसमें tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB में tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा? AB, लंब है, और ये क्या है? आधार है। लंब क्या है आपका? AB, और आधार क्या है? BC। तो tan 30 अंश का मान 1/√3, और AB आपका h है, और BC कितना है? 30 है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा? कर्णी में 3h बराबर 30 के, h बराबर क्या हुआ? 30 के बटा कर्णी में 3। अब इसका हम परमीकरण कर देंगे। परमीकरण करेंगे तो क्या होगा? कर्णी में 3 का ऊपर भी गुणा कर दे बेटा, और कर्णी में 3 का नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30 कर्णी में 3 के बटा कर्णी में 3 में कर्णी में 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 दहा में 30। कितना आया? 10 कर्णी में 3 मीटर। यह हुई आपकी मीनार की ऊंचाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।